गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये एक्स्ट्रा क्लास है रिवीजन बैच का। आज हम लोग क्या देखेंगे, इसकी प्रॉब्लम्स। तो सुने, बुक निकालें तो ट्राई। क्यों? तो तुम घर में पढ़ते तो नहीं, तो बुक निकालते क्यों बैग से? अच्छा, देखिए पेज नंबर 83, पेज नंबर 83। रिवीजन चैप्टर 3, प्रॉब्लम्स का लेक्चर 1। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द करेंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज गिवन बाई। करेंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, NEA/VD। तो I अपॉन A क्या हो जाएगा, NEVD। ये तो समझिएगा, हो गया। I अपॉन A क्या होता है, J NEVD। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, डी फॉर डोंकी। ठीक है। सेकंड, लाइन्स बताते चले जाए तो कितनी मजा आती, नहीं? ट्राई भी ना करना पड़े घर पे ना। स्टडी करेंट 8 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 इन 10 सेकेंड। तो Q इक्वल टू क्या होता है, IT, और Q इक्वल टू क्या होता है, NE। नहीं समझे? Q इक्वल टू IT और Q इक्वल टू NE। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, N इक्वल टू IT अपॉन E। करंट कितनी दी गई है, 8 मिली एम्पियर, 8 इंटू 10⁻³ और T है कितना है, 10 सेकेंड, 1.6 10⁻⁻19। तो ये 5 टाइम्स गया और ये ऊपर जाएगा -20 हो गया, 17 आ गया। 5 इंटू 10⁻17। अरे प्लस का 20 और माइनस का 3, तो 17 ही बचा। इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे 10 सेकेंड में। ऑप्शन कौन सा है, बी। क्वेश्चन नंबर 3, a current in a device varies with time as I इक्वल टू 60। यानी वेरिएबल करंट है। कौन सी करंट है, क्योंकि टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है। देखो, अगर करंट कांस्टेंट है तो I इक्वल टू Q अपॉन T लगा देते हैं, I इक्वल टू Q अपॉन। अगर वेरिएबल है तो DQ अपॉन DT। समझ गए? फिर हमने इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, नहीं पता है? I मिली एम्पियर में है और T सेकेंड्स में है। अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 3 सेकेंड तक। अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा है 0 से लेकर के 3 सेकेंड। तो और मिली कुलाम में ऑप्शन दिया गया, तो मिली कुलाम में निकाल लो। तो देखो, I इक्वल टू DQ अपॉन DT। तो DQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, I DT। अब टोटल चार्ज निकाल लो, इंटीग्रेट कर दो। I DT कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3, 0 से सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच। हमसे टोटल चार्ज पूछा है कहाँ से कहाँ तक, 0 सेकेंड से लेकर, 0 सेकेंड से पूछा ना, 0 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच। क्लियर? I की वैल्यू रखो 60 है ना, बस सॉल्व कर लो। 60 DT, 0 से 3, 6 बाहर ले लो, और T का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, T²/2, T²/2, 0 से 3। ये भी बाहर ले लो, 3 आ गया बाहर, और T², 3² - 0²,
समझे ना? तो 3 का स्क्वायर 9, 27 मिली कूलाम। कितना आंसर आया? 27 मिली कूलाम। चूंकि हम करंट को मिली एम्पियर में रख रहे हैं, किस में रख रहे हैं, तो चार्ज किस में आ जाएगा, मिली कूलाम। 27 मिली कूलाम। अभी नहीं समझे? 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 × 3 27। समझ आया? क्या नहीं समझ पाए? अरे कुछ समझ आ रहा है कि सो रहे हो? क्वेश्चन नंबर 4, an electric current is passed through a circuit containing 2 wires। इस टाइप क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल है यानी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम, कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द लेंथ ऑफ एंड रेडियाई आर दिस एंड दिस। करंट का रेशियो पूछा है, तो पैरेलल में क्या सेम होता है, PD। तो I1 क्या हो जाएगा, V/R1, और I2 क्या हो जाएगा, V/R2। डिवाइड कर दो, R2/R1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बस R का रेशियो निकाल लो। समझ गए? R1 कितना होगा, रो, पहले चलो R1 ले लो, L1/A1। इसको लिख दें रो L1/πR1², क्योंकि रेडियस दी गई ना हमें, क्या दी गई वायर की, रेडियस। ठीक है? R2 कितना हो जाएगा? अच्छा, रो क्यों सेम है? अरे क्या समझ में आ रहा है क्या? तो डिवाइड कर दो R1/R2। तो रो से रो कैंसिल, L1/L2 इंटू R2/R1 का होल स्क्वायर। रो से रो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, L1/L2 और R2 कहाँ जाएगा, ऊपर। लेंथ का रेशियो कितना दिया गया, लेंथ का रेशियो 3/2 और रेडियस का रेशियो 2:3। तो 3/2 और ये है 2:3 का होल स्क्वायर। तो ए कट जाएगा, 2/3 आ गया। R1/R2 2/3, यहाँ वैल्यू रख दो। R2/R1 कितना हो जाएगा, 3/2। ये आंसर आ गया आपका। कौन सा ऑप्शन है, बी। देखो आंसर में यही आ रहा है, यही आएगा, नहीं आएगा तो सही कर लो, अगर कहीं मिस्टेक ना हुई हो तो। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 4। ये कैसे हो गया? तो L2/L1, सॉल्विंग तो वही है, सेम। गलत है, क्योंकि देखो नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये चीज़ इन्होंने क्या किया है, दोनों में 1 1 ऊपर है, या तो रेशियो गलत दिया गया है। L1/L2 3/2, हम लोगों ने कितना लिया, L1/L2 3/2 सही है। R1/R2 क्या लिया, 2/3। R1/R2 क्या लिया, 2/3। अच्छा, ये R2/R1 है ना, ये क्या है, R2/R1 है। और हमें क्या दिया गया, R1/R2, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, 2:3 दिया, R1/R2 ना, और ये R2/R1 है। नहीं समझे? कुछ समझ आया? हमें क्या दिया गया है, R1/R2, और यहाँ पे क्या है, R2/R। तो 3/2 नहीं हो जाएगा? नहीं समझे? तो 9 27 27/8 आ गया, और यहाँ उल्टा रखना पड़ेगा, तो 8/27, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, 8/27 वाला। समझे ना? अरे हमें दिया गया R1/R2, और यहाँ क्या आ रहा है, R2/R। समझ गए? देखा करो, नोट करो, हाथ बाहर निकालो बेटा जेब से, तुमसे कह रहे हैं, लाइन से बता रहे हैं, तभी नोट करोगे।
बेटा तुम हाथ नहीं निकाले अभी तक, नोट कर लिया? देखिए क्वेश्चन नंबर 5, an electric current is passed through a circuit containing two wires. अच्छा तो बता चुके हैं. By increasing the temperature द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर. देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, और सेमीकंडक्टर का घटेगा. पता ना? तो इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर एंड डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर. ऑप्शन सी. ये तो कर ही लो, ये भी नहीं कर पाओ क्या? वाई वी यूज एलॉयज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बिकॉज दे हैव. ठीक है, देखिए एलॉय का मतलब मिक्स मेटल. तो जब हमने आपको पढ़ाया था तो बताया भी था कि टेम्परेचर का इफेक्ट कंडक्टर्स में बहुत ज़्यादा पड़ता है, प्योर कंडक्टर्स. नहीं समझे? लेकिन जैसे ही हम एलॉय लेते हैं यानी मिक्स मेटल्स, तो उसका अल्फा बहुत कम हो जाता है. यानी टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस पे जो इंक्रीमेंट होता है वो बहुत कम होता है. ठीक है, तो एक तो अल्फा कम हो जाता है. ठीक है, देखिए लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यही सही है आपका. ठीक है, तो एक तो रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है और टेम्परेचर का इफेक्ट कम होता है. तो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट. समझ गए? कोई डाउट? देखिए प्योर कंडक्टर्स जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन जब एलॉय लेते हैं तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि अल्फा बढ़ जा वो रो बढ़ जाता है, रो भी बढ़ जाता है, और अल्फा क्या होता है? बहुत कम. ठीक है, अल्फा कम होने से क्या होता है? टेम्परेचर का इफेक्ट कम पड़ता है. अल्फा पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. अल्फा निगेटिव टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घट रहा है, कम हो रहा है. और अगर अल्फा कम है तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर का इफेक्ट कम पड़ेगा. ठीक है, इसलिए हम लोग ओम से उसमें पोटेंशियोमीटर में और मीटर ब्रिज में मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का वायर यूज करते थे. उसका भी रीजन यही है. ठीक है, कि अल्फा कम और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा. ठीक है, क्योंकि प्योर कंडक्टर्स बहुत अच्छे वो होते हैं, गुड कंडक्टर्स. ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? इफ द पोटेंशियल V इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इंस्टेड ऑफ 2V. तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या किया हमने? डबल कर दिया. विथ इट्स टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट. टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछा है. सुनो, देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होगा? टॉ, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट. ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे. जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है. ध्यान रखना इस चीज़ को. ठीक है, कोई डाउट? अब I इक्वल टू क्या होता है? NEAV. हमसे पूछा क्या है? वोल्टेज को डबल करें ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो यही लगाना पड़ेगा, और क्या? VD है ये. तो अगर हम लोग वो यूज़ करें V/I, ठीक है, NEA² 8, उसमें VD आएगा नहीं. चलो इसी देख लो, इसी से हो जाएगा. VD इक्वल टू I/NEA, I/NEA. ठीक है, और I की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? V/R. I की जगह क्या लिखेंगे? V/R. ठीक है, और V की जगह क्या लाना पड़ेगा? हमें टॉ जरूर लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें टेम्परेचर बोले ना कांस्टेंट है. तो VD इक्वल टू क्या आ गया आपका? V/R. R की जगह क्या लिखेंगे? ML/NE² A टॉ.
देखिए इस चैप्टर में सबसे जरूरी फार्मूला आपका यही है, आर वाला। कौन वाला? जो कि हम लोगों ने ओम्स लॉ में प्रूव किया था, ml/n²। बस ठीक है। यानी ऑलमोस्ट इस टाइप के जितने क्वेश्चंस हैं जो कंफ्यूजिंग हैं, जिनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, ठीक है, वो उनमें ये काम करेगा। समझ गए? तो देखो VD = I/NEA हो गया, VD = I/NEA, और I = क्या होता है? V/R। I = V/R, और R क्या होता है? ml/NEA²। इंटू NEA ये भी तो है, तो NEA से NEA क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, केवल क्या बचा? तो V ऊपर गया, V/τ/, E भी आएगा, VE/μL, ये आ गया आपका। अब देखिए M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहा है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी चाहे भी तो नहीं चेंज कर सकते। L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये भी नहीं चेंज हो रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, τ भी नहीं चेंज हो रहा है। यानी V को डबल करेंगे तो VD क्या हो जाएगा? डबल। V को डबल कर, इस तरीके से रिलेशन निकाला जाता है, नहीं समझे? तो VD प्रोपोर्शनल टू V, तो जब V को डबल करेंगे तो VD डबल हो जाए। देखिए बाकी सारी चीज़ क्या है? कांस्टेंट। देखो EML ये चेंज हो नहीं सकता है, और τ क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो τ भी कांस्टेंट। क्लियर? तो जब वोल्टेज को डबल करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। हाँ, टेम्परेचर चेंज हो रहा होता तो फिर अलग कहानी होती। ठीक है, तो ये सब याद करके नहीं कर पाओगे, फार्मूले याद करने वाले नहीं, याद करने वाला केवल ये है। समझ गए? अभी नहीं समझे? इसके पहले I = NEA VD और R = रोले। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मददगार आपका ये फार्मूला होगा, ये और ये। नहीं समझे? कुछ समझ आ रहा है बेटा? यसी क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 7, ये 7 था ना, तुमने 6 क्यों डाला? 5 डाला। 7 देखिए 8, विच ऑफ द फॉलोइंग निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। निगेटिव किस में होगा? सेमी कंडक्टर में। भाई मेटल्स में, एलॉय में पॉजिटिव होता है, बस मेटल्स में ज़्यादा होता है, एलॉय में कम होता है। ठीक है, और मेटल तो किस में निगेटिव होगा? सेमी कंडक्टर। ध्यान रखना, एलॉय में भी पॉजिटिव होता है लेकिन छोटा होता है, मेटल में पॉजिटिव होता है लेकिन बड़ा होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल का रेजिस्टेंस बहुत तेज बढ़ता है, एलॉय का बढ़ता है लेकिन बहुत कम बढ़ता है। हम क्या कह रहे हैं समझ आ रहे तुम्हें बेटा? 9th, potential difference 200 volt is maintained across a conductor of resistance 100 ohm. The number of electrons 1 सेकेंड में कितने पास होंगे? तो पहले तो I निकालो, ये तो समझ गए होगे। I क्या होता है? V/R। V कितना हो गया आपका? 200, R कितना है? 100, 2 एम्पियर आ गया। अब शांत रहो बेटा, Q = IT और Q = NE। एन नहीं निकाल पाओगे। I कितना होता है? 2 दिया हुआ है, टाइम 1 सेकेंड, E 1.6 10⁻⁻19, ऊपर गया +19, और ये हो गया 5/4 1.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे? 1.25 10⁻19। ऑप्शन ए, NEAM टर्म देयर यूजुअल मीनिंग। क्या पूछा हमसे? रेजिस्टेंस क्या पूछा है? तो यही है ml/NEA². ml/NEA².
NeH, यही तो मेन फार्मूला ही है। 11th, अरे 10th यही है, रेजिस्टेंस। द टेम्परेचर T डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ए मटेरियल बी। देखो इसमें जरा देखो, रेजिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और दूसरे वाले में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, ध्यान रखना। इसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, क्योंकि टेम्परेचर 0 होने पे रेजिस्टेंस 0 नहीं होता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, वो सुपर कंडक्टर्स में होता है। इन्होंने ओरिजिन से स्टार्ट किया, ओरिजिन थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है, समझ गए? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर 0 होने पे रेजिस्टिविटी 0 नहीं होती है, थोड़ी होती है वैल्यू, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, सेमीकंडक्टर के लिए, और वो किसके लिए, कंडक्टर के लिए। टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो कंडक्टर, और टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घट रही है तो सेमीकंडक्टर। तो यानी जो, अच्छा फर्स्ट वाला किसके लिए, ए के लिए, और सेकंड वाला बी के लिए ना। तो पहला सेमीकंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर मतलब जर्मेनियम, हाँ, और बी होगा कॉपर मेटल, सही है, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो ए फर्स्ट वाला, ए में पहले कॉपर दिया गलत, सी में नाइक्रोम दिया, ये भी गलत, मेटल है। ए में भी कॉपर दिया, फिर गलत, केवल एक ही ऑप्शन है जर्मेनियम। क्यों नहीं जान पा रहे बेटा, समझ गए? इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम हो रहा है, रेजिस्टिविटी, इसका मतलब ये किसके लिए एप्लीकेबल है, सेमीकंडक्टर के लिए। तो ए में सेमीकंडक्टर केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में, समझ गए? बाकी सब में मेटल है। मनिका, क्वेश्चन नंबर 12। अब तो सारे बच्चे ऐसे चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चन होता है ना, एक एक लाइन से, नहीं मज़ा नहीं आ रही ऐसी, ठीक है, ब्रेन का कोई यूज़ नहीं, ठीक। अब बैटरी, घर में जो बच्चे पढ़ेंगे वो भी खुश। अब बैटरी इज कनेक्टेड टू अ कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म है, द क्वांटिटीज विच रिमेंस कांस्टेंट। देखिए इस टाइप क्वेश्चन आपको एक दो बार और मिल सकते हैं। सुनिए, जैसे मान लेते ये वायर है, अब आपने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, इतना देख नहीं रहा है तब साफ साफ, ठीक है। तो करंट तो हर जगह सेम होगी, कंफर्म, करंट हर जगह क्या होगी, सेम। बाकी सब क्वांटिटी अलग अलग। करंट क्यों सेम होगी, क्योंकि अगर यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकले एक सेकंड में, तो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एंटर होंगे। तो करंट हर जगह क्या होगी, सेम, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन। बाकी क्वांटिटी क्या होंगी, वेरी करेंगी। अब यहाँ पे चूंकि जैसे मान लो 100 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में पास करना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन पास करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, समझ गए। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम। हर क्वांटिटी अलग अलग पॉइंट पे क्या होगी, अलग अलग। करंट हर जगह क्या होगी, सेम, समझ गए। तो कौन सी क्वांटिटी सेम होगी, करंट ओनली। कौन सी क्वांटिटी सेम होगी, समझ गए, बाकी सब अलग अलग होंगी, करंट सेम होगी, समझ गए। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एक एंड से एंटर होते हैं उतने ही दूसरे एंड से क्या होते हैं, निकलते हैं। बैटरी बैलेंस रहती ना, नेगेटिव प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन तभी देती है जब पॉजिटिव प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन लेती है। असर्शन और रीजन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो पहले इनको इरेज करें। पिछले क्वेश्चंस बार बार रिवाइज करते रहें, कोई डाउट हो तो पूछते रहें। एक बार लगाने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, टाइम बर्बाद हुआ है अगर एक बार लगाओगे तो। बार बार रिपीट करते रहें, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, हर क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहें, सारे क्वेश्चन, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन तो डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सही है। अभी उन्होंने बताया रिलैक्सेशन टाइम जो होता है तो ये प्रोपोर्शनल टू 1/T नहीं होता है। देखिए या तो कह दो प्रोपोर्शनल टू 1/T या फिर कह दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T नहीं कहोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह रहे हो तो कहोगे T, और प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो आपका जो असर्शन है, असर्शन वो करेक्ट है। अब रीज़न देखो, एट इंक्रीज टेम्परेचर एवरेज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ करंट इंक्रीजेस। तो स्पीड बढ़ जाती है जिससे रिजल्टिंग इज मोर फ्रिक्वेंट कोलिजन्स, यानी और जल्दी कोलिजन होने लगते हैं। तो सही है, टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो जल्दी टकराएंगे तो लगने वाला टाइम कम नहीं हो जाएगा। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है। 14, चार्ज कैरियर्स डू नॉट मूव विद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेटेड वेलोसिटी नहीं गेन पर कर पाते हैं क्योंकि बार बार क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। ठीक है। स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। ठीक है। तो असर्शन करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है। चार्ज कैरियर्स अंडरगो कोलिजन विद आयंस एंड एटम्स ड्यूरिंग ट्रांजिट, और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ऑप्शन ए। ठीक है। अभी नहीं समझे क्यों एक्सेलरेटेड वेलोसिटी नहीं गेन कर पाते हैं, क्योंकि बार बार पॉजिटिव आयंस और एटम से क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। ठीक है। उनके एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होती रहती है। उसके क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये तो तुम लोग भी कर सकते थे। अ कॉपर वायर 15 देखिए, अ कॉपर वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कनेक्टेड टू अ डीसी बैटरी। ठीक, करंट। अरे अभी बताया नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो क्या सेम रहेगा, करंट। 16, डीसी कहा है इन्होंने, एसी नहीं कहा। एसी में तो क्या होता है, वोल्टेज कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है तो करंट भी चेंज होगी। एसी में तो लगातार चेंज होते हैं ना करंट। डीसी बोले हैं, हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर चेंजेस इफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल्ड कीपिंग लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द कांस्टेंट। ठीक है। तो थोड़ा सा मोबिलिटी अभी हम लोगों ने मेन बैच में नहीं पढ़ा है। VD/E होता है मोबिलिटी। तो कल जब हम लोग बाकी थ्योरी पढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे क्या होता है। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, VD/E। VD/E। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो E इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, V/L नहीं लिखेंगे, वेद। अरे L कहाँ जाएगा, ऊपर, और V इक्वल टू IR। हम लोग डायरेक्ट तो नहीं पहुंच रहे। ठीक है, करना पड़ेगा, और क्या करोगे। तो VD/L और VD/L/V इक्वल टू क्या लिखोगे, IR। V इक्वल टू IR। ठीक है। तो V का डायरेक्ट वैल्यू निकालो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ना, काम आएगा बार बार। हम लोग क्या कह रहे हैं, V इक्वल टू IR, मल्टीप्लाई करो दोनों का। नहीं समझे, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, NEA कैंसिल हो जाएगा, ML/VD E टॉ, E टॉ, समझे, टॉ। तो ML/VD/E टॉ, ये काम का थोड़ा सा। ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो डायरेक्ट V की वैल्यू रख दो बस, और क्या। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, ML/VD/E टॉ।
यानी म्यू का फॉर्मूला क्या आ गया, ई टॉ अपॉन एम। ठीक है, तो हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट, टॉ कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, नो इफेक्ट। समझ गए भाई? तुम ई को चेंज कर नहीं सकते हो, सर के बल खड़े हो जाओ तो भी नहीं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, एम चेंज हो नहीं रहा है, एम इलेक्ट्रॉन का मास है वो भी नहीं चेंज होता है। इलेक्ट्रॉन का मास केवल एक ही कंडीशन में चेंज होता है, जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज चलता है तो उसका काइनेटिक मास क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ गए? जैसे बीटा पार्टिकल्स होते हैं तो बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी जो होती है वो लाइट की वेलोसिटी के कंपरेबल होती है, इक्वल नहीं, कंपरेबल। तो बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी उनका मास ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। समझ गए? बाकी मास जनरली चेंज नहीं होता है जब तक बहुत कोई पार्टिकल तेज ना चले। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, टॉ कांस्टेंट। तो क्या देखा हम लोगों ने, वी डी, उसके म्यू की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, ई टॉ अपॉन एम। अब टेम्परेचर कांस्टेंट सिंस, तो इसका मतलब टॉ कांस्टेंट, और टॉ कांस्टेंट का मतलब म्यू कांस्टेंट, यानी मोबिलिटी चेंज नहीं होगी। ठीक, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, सब आपस में मिक्स ना कर देना, और बगैर फार्मूले के किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करना। नहीं समझे? क्योंकि यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम भी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है, मोबिलिटी भी है, रेजिस्टिविटी भी है, कंडक्टिविटी भी है। कभी कंडक्टिविटी पे इफेक्ट पूछेंगे, कभी रेजिस्टिविटी पे पूछेंगे, कभी रिलैक्सेशन टाइम पे पूछेंगे। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? तो बगैर फार्मूले के, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करोगे। समझ गए? समझ आया कुछ? तो मोबिलिटी समझ गए ना? अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक, जैसे ई इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन कर रहे हैं, वी डी, तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वी डी अपॉन ई। समझ गए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन्ड बाय द चार्ज कैरियर्स बाय पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ दोस चार्ज। ये मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की भी होती है और होल्स की भी होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो कौन सा ऑप्शन हो गया, नो चेंज, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। क्या ऑप्शन नहीं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है। इन्होंने क्या कहा है, हाँ नो चेंज, बाई चांस आंसर सही हो गया इनका भी। ठीक है, नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर रहे हैं, when a potential, but how is the drift velocity of electron related to relaxation time? When the potential difference is applied across the ends of conductor. अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशन पूछा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम। तो अभी निकाला तो हम लोगों ने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में क्या पूछा है, रिलेशन। ठीक है, तो क्या होता है, आई इक्वल टू एन ई ए, कौन सा क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, 16। तो वी डी इक्वल टू आई अपॉन एन ई, 17, आई अपॉन एन ई। अब आई की जगह क्या लिखोगे, वी अपॉन आर, नहीं लिखोगे, बोलो, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो वी डी इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। समझ गए? और आई की जगह क्या लिखा, वी अपॉन आर, वी का ये रख दो, वी का क्या रखोगे, एम एल अपॉन एम एल वी डी अपॉन ई टो। ये हमने किसकी वैल्यू रखी है, बोलो, वी की, और आर की क्या होती है, एम एल अपॉन एन ई ए स्क्वायर टो, और साथ में क्या है, एन ई ए। तो नहीं तो ये तो वही चीज़ आ गई क्या, कि वही आ गया, हमें तो वी डी चाहिए ना साथ में, ये तो वही चीज़ आ गई।
ठीक, तो अच्छा वी तो रहने दो, वी रहने दो, क्योंकि वोल्टेज अप्लाई किया ना हमने, केवल आर रखो, क्योंकि हमें साथ में क्या चाहिए, टॉ। तो वी अपॉन आर की जगह क्या रखोगे, एम एल अपॉन, नहीं समझ आया, पूरा रख दो, फिर वही नहीं आ जाएगा, एन ई स्क्वायर ए टॉ, और ये क्या है, एन ई ए, यानी वी डी की वैल्यू क्या आ गई, एन ई ए से एन ई ए कैंसिल, क्या बचा, ई टॉ, वी ई टॉ अपॉन एम एल, ये आ गया, यही पूछा रिलेशन। अब भी नहीं समझे, ये एक बार हम लोग कल तो चुका थे अभी। अब इसमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टो कांस्टेंट हो जाएगा, वी को डबल कर रहे थे तो वी डी क्या हो रहा था, डबल हो रहा था, समझ गए, नोट करें। तो यही रिलेशन पूछा इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, ये पूछा है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घटेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, सॉरी घटेगी, समझ गए। अभी नहीं समझे, तो ये 18 भी ऐसे हो गया, वी डी प्रोपोर्शनल टू टॉ प्रोपोर्शनल टू 1/T। देखो वी डी प्रोपोर्शनल टू टॉ है, वी डी प्रोपोर्शनल टू टॉ और टॉ प्रोपोर्शनल टू 1/T, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वी डी क्या होगा, घटेगा, समझ गए। क्यों नहीं जान पा रहे बेटा। 19, डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कह दो, रेजिस्टेंस कह दो, बात एक ही है। एक्चुअल में जो उन्होंने फार्मूला पढ़ा था ना, ये सब इरेज करें, नोट वोट नहीं करो, तुम लोग हाथ डाले बैठे हो, हाँ ब्रेन में बेटा बाहर बाद में निकलोगे, पहले फॉर्मेट करोगे, डिलीट नहीं, समझ गए। सुने, तो आर टी इक्वल टू नहीं, आर टू इक्वल टू होता R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। और T1 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कितना है, सॉरी रेजिस्टेंस कितना, R1, और T2 डिग्री सेल्सियस पे है R2, ठीक है। अब अगर हम T1 को 0 मान लें, इफ T1 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, देन R1 कितना हो जाएगा, R0, भाई 0 डिग्री सेल्सियस R0 नहीं हो जाएगा, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, R और T2 को T मान लो, T2 को क्या मान लो, T, तो R2 कितना हो जाएगा, RT, R2 किसके इक्वल हो जाएगा, RT के, तो वही फार्मूला आ जाएगा जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। लेकिन ये ओरिजिनल है, समझ गए, लेकिन वो भी सही है, ठीक है, लेकिन वो केवल किसके लिए होगा, जब 0 हो इनिशियल, ये कुछ भी हो। तो देखो R2 की जगह क्या आ जाएगा, RT, और R0 1 प्लस अल्फा, और T2 की जगह T, और T1 की जगह 0, तो क्या आ गया, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। तो यही तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन ये जनरल फार्मूला है, हर जगह लगेगा, और ये केवल तक कब लगेगा नीचे वाला, जब इनिशियल टेम्परेचर 0 हो, है दोनों एक ही। अब जो रेजिस्टेंस के लिए होता है वही रेजिस्टिविटी के लिए होता है, अगर वायर सेम है तो, समझो वायर सेम है तो, इसी को हम क्या ले सकते हैं, रोटी इक्वल टू, हाँ रोटी, रो नॉट 1 प्लस अल्फा T। क्लियर, अभी नहीं समझे, जो R के लिए रेजिस्टेंस के लिए वही रेजिस्टिविटी के लिए, जो रेजिस्टेंस के लिए वही रेजिस्टिविटी के लिए, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाए 1 डिग्री सेल्सियस, सुनिए, if the temperature is increased by 1 degree Celsius, then
क्या आ जाएगा, रो मान लो चलो, और ये रो नॉट हो गया 1 प्लस अल्फा इंटू 1। हमें अल्फा की डेफिनेशन निकालनी है, 1 प्लस अल्फा इंटू 1। समझ गए? कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं? 1 डिग्री से, 0 से 1, 0 से 1। क्लियर? तो क्या आ गया आपका ये, रो इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा। कुछ समझ आ रहा है? इसको इधर ले जाओ, रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट अल्फा, यानी अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा रो अपॉन रो नॉट। हो गया। क्या डेफिनेशन हो गई? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, फ्रॉम 0 to 1 डिग्री सेल्सियस। 0 से 1 है, 0 से 1 नहीं होगा तो फिर R नॉट नहीं आ जाएगा, फिर क्या आएगा, R1 आएगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, लिखो, यहां तक पहुंच गए? डेफिनेशन पूछी ना। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा कहीं से। ठीक है, T2 माइनस T1 1 हो जाएगा, उसमें क्या, तो जब भी वही डेफिनेशन आएगी। लिखिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर by 1 degree, from 0 to 1 degree Celsius, on increasing the temperature of a conductor from 0 to 1 degree Celsius, comma, the ratio of increment in its resistivity, the ratio of increment in its resistivity, in its resistivity to the initial value of resistivity, to the initial value of resistivity। ये इंक्रीमेंट हो गया और ये क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू हो गई। नहीं समझे? कॉमा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, temperature coefficient of resistivity of the material of that conductor, of the material of that conductor। ठीक है, तो देखिए अल्फा को हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है और रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अरे जब रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्यों नहीं बढ़ेगा? रो बढ़ेगा तो आर नहीं बढ़ेगा, उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो अल्फा को आप टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और ध्यान रखना, जो फार्मूला आर के लिए अप्लीकेबल है वही फार्मूला रो के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अरे अभी छोड़ा का उन्होंने, 11th वाले बच्चे आ नहीं जाएंगे क्यों? चलो कोई बात नहीं, पढ़ते रहो। हाँ नहीं तो 11th वाले बच्चे आएंगे ना, 10:30 में बुलाया है, 10 ही मिनट है हमारे पास भाई। अब 11th वाले बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है ना, तुम लोग तो अभी चले जाओगे, वही तो सहारा है। समझ गए? समझ गए? हाँ ठीक है, नहीं उन्हीं का सहारा भाई, तुम लोग चले जाओगे। समझ गए भाई? अभी वो 30-40 हैं, अगले साल वो 100 बनेंगे। ठीक है, तो उन्हीं तो सहारा है। हाँ, कुछ तुम्हारे भी हो जाएंगे। ट्वेंटी देखिए, तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 तक बता दें बस। ठीक है, एक नंबर वाले बता दें सब। अच्छा, तुम लोग घर पे 15-20 मिनट भी नहीं पढ़ते हो फिजिक्स?
क्या? तो ये जो गैप मिलेगा आपको 5-6 दिन का, तो उसमें कैसे फिजिक्स पढ़ पाओगे? फिजिक्स पढ़ने की आदत तो है नहीं तुम लोग की, क्योंकि गैप जब मिलेगा तब वो केमिस्ट्री का पेपर हो चुका होगा, उसका 27 को शायद पेपर है, ठीक है? हाँ, तो बोले 5-6 दिन जो गैप होंगे उस, ठीक है? हाँ, तो 2 सब्जेक्ट तैयार कर मनिका बेटा, तो 2 सब्जेक्ट तो इस साल तैयार कर लो, अगले साल को फिजिक्स की टेंशन बचेगी। 2 तो तैयार कर लो इस साल। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 20। तो जैसा कि हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, जैसे ही ग्राफ के क्वेश्चन आया करें, ज़बरदस्ती खुश हुआ करो, समझ गए? ताकि खुश होने की आदत पड़ जाए, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन जो हैं डिफरेंस पैदा करते हैं ऑर्डिनरी बच्चे और अच्छे बच्चों में। केवल ग्राफ के क्वेश्चन डिफरेंस पैदा कर देते हैं, ठीक है? तो आई और वी के बीच ग्राफ दिया गया है, ठीक है? तो T1 वाला जो ग्राफ है, टेम्परेचर T1 वाला या टेम्परेचर T2 वाला, ठीक है? कौन सा टेम्परेचर लोअर है ये पूछा है आपसे, और ये किसके लिए है? मेटल के लिए। किसके लिए? मेटल के लिए। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम है तो टेम्परेचर कम है। तो कौन सा टेम्परेचर लोअर है ये पूछा है बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा ना। आई और वी किसके बीच कर्व ड्रा किया गया है? आई और वी, ठीक है? जो स्लोप होता है, क्या होता है? स्लोप, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? dy अपॉन dx। स्लोप यानी tan थीटा, तो dy अपॉन dx यानी i अपॉन वी, आई अपॉन वी। वाई एक्सिस पे आई ले रहे हैं ना हम लोग, ठीक है? थीटा किसका ज़्यादा है? T1 का, यानी T1 का स्लोप ज़्यादा है, और लेकिन ये होगा 1 अपॉन आर, 1 अपॉन। बेटा देखो, सो गए थे क्या? अच्छा, तो आई अपॉन वी, वाई एक्सिस पे आई ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे वी ले रहे हैं, आई अपॉन वी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर, यानी आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन tan थीटा। अब आया समझे? अरे तो थीटा किस में ज़्यादा है? T1 में। थीटा किस में ज़्यादा है? T1 में। तो tan थीटा भी ज़्यादा होगा T1 में, यानी T1 रेजिस्टेंस कम होगा, T1 रेजिस्टेंस कम हो। तो क्या कहोगे? सुनो जरा, सिंस साइन थीटा हो गया, सिंस θ1 इज ग्रेटर देन θ2, देयरफॉर R1 इज लेस देन, नहीं, हाँ, R1 इज लेस देन R2। अभी नहीं समझे? थीटा ज़्यादा होगा तो R कम होगा, ठीक है? तो R1 इज लेस देन R2, यानी टेम्परेचर T1 इज लेस देन टेम्परेचर T2। क्यों? कम टेम्परेचर पे कम रेजिस्टेंस, ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा रेजिस्टेंस। ये पॉइंट समझ आया? किसका एंगल ज़्यादा है? T1 का। तो जब T1 का एंगल ज़्यादा है तो T1 के लिए रेजिस्टेंस कम होगा, समझ गए? और रेजिस्टेंस कम किस पे होता है? कम टेम्परेचर पे, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम टेम्परेचर पे कम, ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्लियर? अब जैसे क्वेश्चन नंबर ये आपका 21, खुश हो बेटा, ऐसे ही खुश हो जाओ, ग्राफ क्वेश्चन आते ही खुश हो जाया करो, समझ गए? तो और क्या, रिएक्ट करो रहे ग्राफ, ठीक? तो ग्राफ इसमें ये पहले आ चुका क्वेश्चन पीछे सेमीकंडक्टर वाले में। किसमें स्लोप निगेटिव है? डी में। किसमें स्लोप निगेटिव है? डी में। तो स्लोप निगेटिव है तो कंडक्टिविटी निगेटिव होगी, रेजिस्टेंस भी निगेटिव होगा।
तो निगेटिव रेजिस्टेंस किस में है, डी में, और स्ट्रेट लाइन किस में है, लगभग बीसी में, दिख नहीं रहा अप्रॉक्स, स्ट्रेट लाइन लगभग किस में है, बीसी में, तो ओम्स लॉ किस में फॉलो हो रहा है, बीसी में। ओम्स लॉ लिख देना ब्रैकेट में अप्रॉक्स, लेकिन ग्राफ इन्होंने सही नहीं बनाया, जब उसमें दिया जाएगा तो बीसी लगभग स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, स्ट्रेट लगभग, ठीक है। तो ओम्स लॉ किस में फॉलो हो रहा है, बीसी में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और निगेटिव किस में है, डी में। अच्छा, डी में निगेटिव क्यों है, क्योंकि एंगल 190 से ज़्यादा है। tan थीटा में जब एंगल 90 से ज़्यादा होता है तो tan थीटा निगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, tan निगेटिव होता है, नहीं पता, समझ गए। तो निगेटिव रेजिस्टेंस किस पोर्शन में है, डी। ओम्स लॉ किस में फॉलो हो रहा है, बीसी। प्लॉट द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर विद टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर विद टेम्परेचर ऐसे ध्यान रखना, जीरो से नहीं स्टार्ट करोगे, थोड़ा ऊपर से। अरे अभी बताया था, कैसे बच्चे हो तुम लोग बेटा, अभी बताया था टेम्परेचर हम बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है। 23वां ये भी वही है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अरे कॉपर हो या मेटल हो, कोई भी हो, ठीक है। हाँ 24 ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है और रिलेशन फाइंड करना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, नहीं कर पाओगे। 25 मोबिलिटी, मोबिलिटी हमने बता दिया, ठीक है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन्ड बाय द चार्ज कैरियर्स बाय पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए। मोबिलिटी क्यों नहीं जान पा रहे बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 हाउ डज वन एक्सप्लेन द इंक्रीज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। पहले तो रेजिस्टिविटी निकालोगे, देखो R इक्वल टू क्या होता है, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो, तो इसमें कह दो RA अपॉन एल, RA अपॉन एल। अरे तो क्या आ गया, m अपॉन एन ई स्क्वायर टो, और RA अपॉन एल क्या होता है, रो इक्वल टू RA अपॉन एल, क्योंकि R इक्वल टू रो ले होता है। तो ये फार्मूला, पहले यहां तक पहुंचोगे। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। इससे एक्सप्लेन करोगे, हर चीज आपको फार्मूले से एक्सप्लेन करनी है। 26, ठीक है। 3 क्वेश्चन का कष्ट और है बस केवल। राइट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी रिलेशन फाइंड कर ही चुके हैं। अरे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इक्वल टू एन ई वी डी, I इक्वल टू एन ई, कल फाइंड किया था बेटा। यूज दिस रिलेशन टू एक्सप्लेन हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर चेंजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ठीक है, रेजिस्टेंस यही यहाँ ये यूज करना, ml अपॉन एन ई ए स्क्वायर टो, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, बस इसी बेस पे, इस फार्मूले के बेस पे, इस फार्मूले के बेस पे आपको क्या शो करना है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। इसके पहले आपको इसका प्रूवमेंट भी करना पड़ेगा, NeAVD, इसका नहीं करना है, केवल इसका करना है। हाँ, इसको तो फार्मूले से एक्सप्लेन करेंगे। वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, हर जगह क्या लिखा करो, वी नो दैट। भले देखो बगल वाली कॉपी से लिखोगे क्या, वी नो दैट, समझ गए। 28 देखो, 29 हो गया क्योंकि रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन पूछी है, ठीक है। बस एक कष्ट बचा 28। व्हेन इलेक्ट्रॉन, बेटा अभी पैक कर लो, एक देख लो, आखिरी बॉल भी मैच हारोगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, कहाँ जा रहा है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, नो। देखिए अल्टीमेटली सब उधर ही जा रहे होंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सब उधर जा रहे होंगे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, क्या होती है,
वो सुपर इम्पोज होती है किसके ऊपर? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ, अब जैसे किसी इलेक्ट्रॉन के एक्चुअल वेलोसिटी कहाँ है? ऊपर की ओर। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो ये वेलोसिटी इसके ऊपर इम्पोज होगी। तो ये जो ऊपर जा रहा था, ऊपर ना जाके कैसे जाने लगेगा? ऐसे। नहीं समझे? तो अल्टीमेटली धीरे धीरे उधर क्या होते हैं? खिसकते हैं। अब किसी की रियल वेलोसिटी मान लेते हैं इधर है किसी इलेक्ट्रॉन की, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर है, तो ये इसके ऊपर इम्पोज हो जाएगी। तो अगर इसको 10 मीटर पर सेकंड से उधर जाना चाहिए और ये 1 मीटर पर सेकंड है, तो ये जाएगा उधरी, लेकिन किससे? 9 मीटर पर सेकंड। यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की एक्चुअल वेलोसिटी के ऊपर सुपर इम्पोज होती है, जिससे अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जाए कहीं भी, लेकिन अल्टीमेटली उधर की तरफ क्या करता है? मूव करता है। भाई उधर जा रहा है मान लेते, चलो अभी थोड़ी देर जा रहा है, फिर आके टकराया, टकराने के बाद पता चला इधर मुड़ गया, अब इसके ऊपर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्लूड होगी, तो ऐसे ना जा करके ऐसे जाएगा। समझ गए? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो रियल वेलोसिटी है, एक्चुअल वेलोसिटी है हर इलेक्ट्रॉन की, उसके ऊपर क्या होती है? सुपर इम्पोज। इसलिए एक ही समय में सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव नहीं करते हैं। समझ गए? कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। समझ गए? क्योंकि सबके ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुई है? सुपर इम्पोज हुई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है इन कंपेयर टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे धीरे उधर की तरफ क्या होते हैं? शिफ्ट होते हैं। अभी नहीं समझे? लेकिन होते हैं। अब कोई कहे पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सारे उधर जा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं जान पा रहे हो? ओके, दैट्स ऑल।